क्वेश्चन तो इजी थे केमिस्ट्री के, बट कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे इस बार जेई में। बट जेई का थोड़ा डिफरेंट रहता है, उसमें अगर छोड़ भी दोगे ना क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसमें कुछ क्राइटेरिया रहता है कि इतने क्वेश्चंस कर लोगे तो यू विल गेट इनटू गुड एनआईटी और क्वालिफाई फॉर जेई एडवांस। बट अपने नीट में थोड़ा डिफरेंट रहता है ना, नीट में अपने को थोड़ा एक्यूरेसी स्पीड की ध्यान रखना पड़ता है, और जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे सही और उतना तुम्हारा रैंक जो है ऊपर की तरफ जाता जाएगा, ठीक है। बट यस, जेई के क्वेश्चंस भी लगाएंगे अपन 2024 के। जैसे तुम अपने बोर्ड्स के एग्जाम से फ्री हो जाओगे ना तो अपना लगा लेना, कितने ही होंगे, ज्यादा तो होंगे भी नहीं, है ना। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो बेटा ग्रुप 13 में हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी? हमने काफी चीजें पढ़ ली थी। वेटेज का तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। देखो पेपर का पैटर्न इस बार चेंज सिर्फ ये हुआ है कि सेक्शन बी से क्वेश्चन जो है वो हटा दिए गए हैं, राइट। 50 आते थे, अब 45 आएंगे। तो मैं तो देखो बिल्कुल भी नहीं घबरा रही, और तुम भी मत घबराना, ठीक है। अच्छी बात यह है कि पेपर अगर ठीक बन गया ना इस बार, तो जो 615 620 की जो बच्चे मेहनत करते थे ना, जो उनके मार्क्स आते थे, उसमें आपको इस बार फिर एडमिशन मिल जाएगा, जो कि पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था। पिछली बार जो बच्चे 2 साल से मेहनत कर रहे थे ना, और जो बच्चे बस कुछ महीने ही मेहनत कर रहे थे, तो दोनों में कुछ खास डिफरेंस रह नहीं गया था, क्योंकि पेपर काफी इजी था, है ना। तो अच्छे जिन्होंने 2 साल मेहनत करके 640 इतने नंबर लाए, उनका भी एडमिशन नहीं हुआ था, राइट। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब इन्होंने कट ऑफ, अब इन्होंने सेक्शन बी से भी हटा दिया, हाँ बढ़ा भी दिए बेटा सीट्स। और क्योंकि इन्होंने सेक्शन बी से वो हटा दिया, तो डेफिनेटली बेटा कंपटीशन तो बढ़ेगा और कट ऑफ थोड़ा कम ही जाएगा। और हमारे लिए तो अच्छी बात है ना अगर कट ऑफ कम जाए, है ना, क्योंकि मेहनत तो हम पूरी कर रहे हैं। तो अपने दिमाग में तुम्हें सिर्फ ये रखना है कि पहले भी आपकी मेहनत पूरी ही थी, पहले भी आप पूरी ही मेहनत कर रहे थे, अभी भी आप पूरी मेहनत कर रहे हो, है ना। आप ये सोच के नहीं पढ़ के जा रहे हो कि 15 में से 10 आएंगे, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा तो वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, आपके लिए नहीं होगा। तो ये सोच के आपको पढ़ाई करनी है। इट्स ओके बेटा, ठीक है। ये सोच के आपको पढ़ाई करनी है, और टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो आप पढ़ के जा रहे हो उसी में से ही आएगा। जितना मॉक टेस्ट दे सकते हो उतना मॉक टेस्ट दो। हाँ आई नो अभी कुछ बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो वो ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं देंगे, बट अपन ट्राई ये करेंगे। जो अवंती में देखो टेस्ट होते हैं वो तो होते ही रहेंगे। जो दूसरे स्टेट से बच्चे लाइक हिमाचल से हैं या पंजाब से हैं, वहां पे आपको ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं है ना। तो वहां पे घर बैठ के अपन ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे कि आप 3 घंटे मॉक टेस्ट शेयर करेंगे, और कुछ कुछ बच्चे को तो मैं दे मतलब सर दे भी रहे होंगे, राइट। तो यस, तो 3 घंटे बैठ के घर पे ही हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। मॉक टेस्ट का ओएमआर को फिल करना सीखेंगे, वो भी तो सीखना है ना अपन ने, ठीक है। तो वो एक अच्छी हैबिट आप लोगों की डेवलप हो जाएगी। सो डोंट वरी, जो आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट लग करेंगे, है ना, क्वेश्चंस करेंगे, क्लास में क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चंस की तुम प्रैक्टिस कर लोगे, तो देखना उसी में से ही पेपर आएगा। तो एक बार फटाफट मैं रिकैप कर लेती हूँ, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। जितना तुम खुश मन से खुश होगे ना, उतनी तुम्हारी प्रिपरेशन देखना बहुत अच्छी होगी। ये टाइम ऐसा है, अगर किसी को टेंशन हो रही है तो इट्स नॉर्मल, ठीक है। हमने भी एंट्रेंस दिया, हमें भी रात रात को नींद नहीं आती थी, ठीक है, बट इट्स नॉर्मल। अगर खुश होके पढ़ोगे, अपने मन को समझाओगे कि तुम क्या पढ़ रहे हो, राइट। अब ऐसे ही टेंशन लेके बैठोगे और बुक को साइड में रख दोगे, फिर तो कुछ नहीं होगा, फिर तो टेंशन ही होगी। तो खुश रहो, अच्छा खाओ, है ना, योगा करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, जिससे हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज हो बॉडी से, वो करो, देखना सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ठीक है। तो मैं बेसिकली आप लोगों को ग्रुप 13 करवा रही थी, ठीक है। तो ग्रुप 13 में हम लोगों ने काफी सारी चीजें देखी थी, अगर तुम लोगों को याद हो। एक तो हमने एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर देख लिया था, जिसमें सिर्फ हमारे पास एल्यूमिनियम और गैलियम में जो था एक्सेप्शन था, ठीक है। गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए बिकॉज बैंगन आलू गाजर, लेकिन एल्यूमिनियम का ज्यादा था, राइट। उसके अलावा हमने आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखा था, डब्ल्यू से, बोलो। यस मैम। उसके अलावा हमने ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है,
उसके अलावा हमने मेरा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला देखा था। यस मैम। भालू, थालू, इंडिया, गए, आलू लेने, है ना, ये हमने देखा था। और क्या देखा था, बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। उसके अलावा हमने ये देखा था जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती है मेरा बेटा, यस मैम। ठीक है। उसके अलावा हमने देखा था इनर्ट पेयर इफेक्ट देखा था, हमने देखा था डाउन द ग्रुप जब आप जाओगे तो आपकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो रही है। मान लो मेरे पास बोरोन +3 में है, +1 में है, एल्यूमिनियम +3 में है, +1 में है, और गैलियम है +3 +1, बैंगन आलू गाजर इंडियम है +3 +1, और मेरे पास थैलियम है +1 और +3। तो ध्यान रखना बोरोन के केस में +3 वाली इवन +1 वाले तो होता भी नहीं है, शो भी नहीं करता है वो। एल्यूमिनियम में भी +3, गैलियम में भी +3 ज्यादा स्टेबल होगी, इंडिया में भी +3 होगी। एक वो वाला केस मैंने कहा था, नोट डाउन कर लेना, ठीक है, जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था। और थैलियम में लेकिन +1 होगी। तो जो इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला जो पॉइंट, जो इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला फैक्टर है वो लास्ट एलिमेंट पे लगता है। तो थैलियम +1 जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है थैलियम +3 से। तो मैं यहाँ पे ये भी बोल सकती हूँ कि जो थैलियम +3 है वो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो अच्छा होगा, बोलो, जो यस मैम। दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे, क्योंकि वो जाना चाहता है +1 में, ठीक है। तो ये सब हमने बातें डिस्कस की थी, उसके अलावा और भी चीजें की थी, एक बार मैं रिवाइज भी आगे चल के करवा दूंगी, ठीक है। आप मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 1। ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं करवा रही हूँ या तो वो नीट में आए या फिर वो जेई में आया, करो ट्राई मेरा बेटा। उसने आवाज नहीं आया। शाबाश। हाँ, मुस्कान तुम बताओ, ओनली मुस्कान। सेकंड ऑप्शन। सेकंड, क्या दोनों सही हैं? देखो एनसीईआरटी से आया ना एक्चुअली, हालांकि मेरे ख्याल से जेई 2024 का है। ग्रुप 13 के जो ट्राइवेलेंट हैलाइड्स हैं, समझ गए ना, लाइक BCl3 हो गया, BF3 हो गया, है ना, वो कह रहे हैं गेट इजिली हाइड्रोलाइज बाय वाटर ड्यू टू देयर कोवेलेंट नेचर। जैसे अगर मान लो मेरे पास BCl3 है मेरा बेटा, ठीक है, आपको पता है बोरोन के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल होते हैं, तो इजिली ये वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, राइट, तो वो क्या करेंगे, अपने लोन पेयर को अपने जो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो उसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में दे सकता है, मतलब रिएक्शन तो होगी। ट्रू है। सेकेंड बोल रहा है AlCl3 जब एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोलिसिस होती है उसकी, तो यस यही हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देता है। एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन भी याद रखना है इसमें बेटा, sp3d2 होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट मेरा बेटा क्या है, ट्रू है। क्लियर है? यस मैम। चलो चलो नेक्स्ट करो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश, करो करो करो। हम्म, और इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ना, आसान ही देगा वो, क्योंकि एक पूरे पी ब्लॉक में से 1 से 2 ही क्वेश्चन वो डालेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो अपने को इतनी भी टेंशन नहीं लेनी है।
मुस्कान कुमारी आप बताओ बेटा, आ रहा है कुछ निकल के? No, ma'am. मुस्कान, अच्छा ओके। मोनिका? A option. ए Ma'am, ऑप्शन। sorry. B. बी ऑप्शन, यस। ये देखो एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने हाईलाइट करवाया था आप लोगों को। मेल्टिंग पॉइंट जो है बोरोन का वो ज्यादा ही होता है ग्रुप 13 में। रीजन क्या बताया था मैंने? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लेटिस। अब अगर स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लेटिस है तो मतलब आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको मेल्ट करने के लिए। दिस इज द करेक्ट रीजन, या मैं बोलूं रीजन भी करेक्ट है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपकी सही है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की जो जो मैं हाइलाइट्स करा रही हूँ ना, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं इस चैप्टर के, बिल्कुल भी आपको नोटबुक नहीं भरनी है। बस जो मैं हाईलाइट करा रही हूँ वो आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। इससे जनरली स्टेटमेंट वाले ही बनते हैं सवाल। शाबाश। टिम्पल आप बताओ। बोथ आर ट्रू, सही है क्या? मुस्कान Yes. का, मनप्रीत, मोनिका, अपूर्वा? अपूर्वा ठीक है, आयुष, काजल, पीयूष ठीक है ना? बोरोन कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, यही लाइन तो पढ़ी थी अपन ने कि कोवलेंट साइज छोटा है ना बेटा उसका। ठीक है, क्योंकि पहले 3 आयनाइजेशन एनर्जी का सम जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को फेवर करेगा। तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू। इसमें यही पूछा था ट्रू, ये नहीं पूछा था करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या क्या है। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये वाला बताओ, इसमें भी आपको बस यही बताना है ट्रू है या फॉल्स है, दैट्स इट। शाबाश। बाकी बच्चे भी हैंड रेस करो भाई। आयुष जी, पीयूष, सना, साक्षी, खुशी, काजल, हर्षिता, दीप्ति, भागीरथ कौन है ये, अंशिका, अरीशा, तमनप्रीत आप बताओ। मैम दोनों सही है। दोनों सही है। ठीक है, बोरोन जो है BF6 नहीं बनाता है, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज बोरोन जी के पास वैकेंट डी और बाइटल नहीं है, तो वो अपनी कोवेलेंसी को 6 तक नहीं एक्सपेंड कर सकता है, मैक्सिमम उसकी इतनी ही होती है। ठीक है, तो दोनों क्या है? ट्रू है। चलो, ये टेबल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी थी ना, इसमें तुम्हें क्या क्या चीजें याद रखनी है? एटॉमिक रेडियस याद रखनी है, फिर से सुन लो क्योंकि टेबल से ही सवाल आना है 14 और 13। अगर उसने सोच रहा है ना कि वो दूंगा मैं क्वेश्चन, तो यहीं से ही आएगा। ठीक है, वैसे तो ज्यादा चांसेस हैं 15 to 18 में से दे वो क्वेश्चन। ठीक है, देखो इधर आपको मालूम होना चाहिए कि एटॉमिक रेडियस में सिर्फ गैलियम और एल्यूमिनियम के बीच में एक्सेप्शन है। ठीक है, गैलियम का साइज छोटा होता है, रीजन भी तुम्हें पता होना चाहिए, डी में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो जाती है। और थैलियम और इंडियम में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ आई नो, तुम्हें भी पता है थैलियम का ज्यादा ही है और ज्यादा ही होना चाहिए डाउन द ग्रुप, बट इतना ज्यादा नहीं है। वो इतना ज्यादा क्यों नहीं है उसका भी रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि 4f में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो चुकी है जिसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही खराब होता है। आयनाइजेशन एनर्जी आपको सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल नहीं करनी है, आंख बंद करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यस, यू शुड नो द
ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपको W से आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैं बात करूं तो भालू थालू इंडिया गए आलू लेने, भालू यानी कि बोरोन, थालू यानी कि आपका थैलियम, इंडिया यानी कि इंडियम, गए यानी कि गैलियम, आलू लेने यानी कि एल्यूमिनियम लास्ट में आएगा। डेंसिटी नहीं याद करनी है बिल्कुल, डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, इसीलिए जहां पे एक्सेप्शन है वो नहीं पूछेगा वो। मेल्टिंग पॉइंट में बोरोन का सबसे ज्यादा है, अभी करा पाने, एंड गैलियम का जो है सबसे कम है। और अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट भी बोरोन का ज्यादा है, लेकिन गैलियम का इतना कम नहीं है, ज्यादा है, इसलिए हम उसको टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी यूज करते हैं। बस ये मैंने बताया था आपको टेबल्स में, ठीक है। इसके अलावा एनोमलस बिहेवियर मैंने बोरोन का थोड़ा एक्सप्लेन किया था। एक तो अपना ये था कि साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। उसके अलावा मेन चीज थी कि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ ये लाइन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। अब वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए ये जो अगर मान लो आप वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हो, लेट से BCl3 की करा रहे हो, तो ये बेसिकली क्या बनाने वाला है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने वाला है, ठीक है। ज्यादातर इसकी इसकी कोवेलेंसी 4 तक जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं जा सकती। जबकि जो बाकी के ट्राइलाइट्स है, लाइक एल्यूमिनियम का होगा, गैलियम का हो गया, इंडियम का हो गया, थैलियम के, वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वो अपनी कोवेलेंसी को 6 तक एक्सपेंड कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी फिर वो कह रहे हैं कि जो मोनोमेरिक ट्राई हैलाइड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होते हैं। लुईस एसिड का मतलब क्या होता है बेटा? जिनको इलेक्ट्रॉन की भूख होती है, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो लास्ट क्लास में मैंने BCl3 का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे इन्होंने BF3 का दिया हुआ, तो ये देख लो एडक्ट बना रहा है। बेसिकली ये क्या है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, पहले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, इसको केमिकल बॉन्डिंग के साथ रिलेट करके दिया था। कैसे? वो ये बोल रहे थे कि पहले जो बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन थी वो क्या होगी, और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट क्या बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन या उसका शेप में कोई चेंज आया? तो यस, पहले वो sp2 प्लेनर था, फिर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट वो sp3 बन गया टेट्राहेड्रल। देयर आर हाई चांसेस कि वो इस टाइप के क्वेश्चन दोबारा देगा पेपर में, ठीक है। क्योंकि जो बेटा PYQs होते हैं ना नीट के, इवन मैं तो कहूंगी फिजिक्स में तो 70% पेपर ही PYQs जैसा होता है, 70% मैं बोल रही हूँ। और केमिस्ट्री में भी कुछ हद तक 50-60% तो में पेपर वैसा ही देखने को मिलता है जो PYQs में आया हुआ। मैं फिर बोल रही हूँ, सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आएंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम्हारे इजी और मीडियम लेवल के आएंगे। तो इस चीज को लेके बिल्कुल नहीं टेंशन लेना, मुश्किल क्वेश्चन आएंगे तो मैम क्या हो जाएगा, ठीक है। अपने को पहले जो आते हैं, जो लग रहा है हमारे पढ़े हुए में से आए हैं, आपको पहले वही करना है और यही तुम्हें सीखना है। व्हेन यू सोल्व द असाइनमेंट, व्हेन यू सोल्व द मॉक टेस्ट या व्हेन यू अटेम्प्ट योर टेस्ट, यही तुम्हें अपने दिमाग में लगाना है। क्या तुम इजी मीडियम लेवल के कर पा रहे हो क्वेश्चन? बस अगर कर पा रहे हो तो एक तुम अच्छा खासा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट वहां पे कर लोगे। ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे, उससे ज्यादा नहीं, और 10 में से भी तुम्हें देखना आते पाएंगे। नेक्स्ट आउट, ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया था। इट इज द ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, एक बार पढ़ लो इसको, वैसे मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। It is due to the absence of d orbital, the maximum covalency of boron is 4. Since the d orbital is available with aluminum and other elements, the maximum covalency can be expected beyond 4. Most of the other metal halides, जैसे aluminium उन्होंने दिया हुआ है, वो dimerize हो जाता है through halogen bridging, which we have already discussed in previous class, Al2Cl6. The metal species complete its octet by accepting electrons from halogen in these halogen bridge compound. याद है 3 centered 4 इलेक्ट्रॉन आया था, यही तो कर रहे थे हम लोग। जो ये क्लोरीन था, ये तो कोवलेंट बॉन्ड बना लिया था, और यहाँ पे क्या था, इस तरीके से ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा था और ये इसको दे रहा था, ठीक है। तो इसमें 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन और 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। जिसने ये रिकॉर्डिंग नहीं देखी है क्लास की, देख लेना, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था, ठीक है। चलो क्वेश्चन करो बेटा कुछ नीट के, जो मुझे मिले वो मैं ले आई। करेक्ट ऑर्डर, अच्छा ये तो सिंपल सा आ गया। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, शाबाश।
बेटा इतना तो मुश्किल नहीं है, अब मैं इससे और तो क्या बोल बोल के समझाऊं। तनिष्का, Fourth option. फोर्थ ऑप्शन ठीक है। बैंगन, आलू आना चाहिए था बट गाजर आएगा, ठीक है। इनथैला वो बाकी सेम रहेगा, रीजन तुम्हें पता ही है, डी ब्लॉक वाला, ठीक है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हो इसको। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, ये 15 में आया था। बस, क्या ऑप्शन है बताओ बेटा। Second. Second option. Second option. सेकेंड ऑप्शन ठीक है, क्योंकि डाउन द ग्रुप हमारा क्या है, देखो जो आपके ग्रुप 13 है वो +3 और +1 की दिखा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो हमारा डाउन द ग्रुप, जैसे तुम नीचे जाओगे बैंगन से लेकर थैले मतलब बोरोन से लेकर थैलियम तक, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, ठीक है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है जी। Yes, ma'am. ये करो। बताओ भाई, कौन बिहेव नहीं करेगा लुईस पेस की तरह। BF3. BF3. Second option. ठीक है, BF3 बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में मिलेंगे तुम लोगों को, ठीक है। बाकी में देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास भी, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, जबकि BF3 के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, मतलब बेसिकली का ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, लुईस एसिड, तो इसलिए ये लुईस पेस नहीं शो करेगा। चलो नेक्स्ट है ये वाला। हालांकि जो ये वाला टॉपिक है ना, ये एनटीए ने मेंशन नहीं किया है तुम्हारे नीट के सिलेबस में, बट मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, कुछ चीजें तो वो मुझे करानी पड़ेंगी, क्योंकि पेपर में आ गया तो हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो देख लो, आसान है। मैंने तुम्हें बोरेक्स का बताया था ना, कि जो बोरेक्स का फॉर्मूला होता है वो Na2B4O7.10H2 होता है, ये तो तुम्हें याद भी रखना है फॉर्मूला, पहली चीज। उसके अलावा इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है, जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है मेरे ख्याल से, एक बार देख लेना, मेरे ख्याल से तो नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हमें मालूम होना चाहिए, तो स्ट्रक्चर के लिए तुम क्या करोगे ना, इसको इस तरीके से याद करोगे फॉर्मूले को, इधर देखो, Na2B4O5OH4.8H2। मैंने ऐसा क्यों लिखवाया, ताकि तुम्हें साफ साफ पता चले कि जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैम ने किस तरीके से बनाया है, ठीक है। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 4 बोरोन है ना, 4 बोरोन को इस तरीके से लगा दो, लगा दिया। अब हर 2 बोरोन के बीच में एक O को इंसर्ट करा दो, लाइक दिस, कर दिया, हो गए। देखो बोरोन 4 हो गए, ये वाले ऑक्सीजन 5 हो गए, है ना, 1 2 3 4 5, 4 क्या बचे, OH बचे, OH को हर बोरोन को दे दो, देखो दे दिया, बस खत्म। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको नहीं दिखाना है, यही बन गया तुम्हारा बोरेक्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन समझ में आ गया ना कैसे बनाया मैंने, आपको इसी तरीके से बनाना है।
अब एग्जामिनर आप लोगों से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से 2 तरीके का पूछ सकता है क्वेश्चन, मतलब 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बोरेक्स में 2 टाइप के यहाँ पे बोरोन दिखेंगे आपको, जिनकी अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है। ये आपसे ये पूछ सकता है बोरेक्स में कितने टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है। 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है। अगर तुम ध्यान से देखोगे ये बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो ये sp2 है, ध्यान से देखो। ये वाला बोरोन भी sp2 है, दिख रहा है सबको। और अगर मैं इस वाले बोरोन की बात करूं तो देखो 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ये sp3 है और ये sp3 है, देखो। यस मैम। ठीक है, एक तो ये पूछ सकता है तुमसे। दूसरा तुमसे ये पूछ सकता है कि बोरेक्स में ना बीओबी बॉन्ड कितने हैं। बीओबी बॉन्ड देखो कितने, 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 4th वाला और ये 5, तो 5 है बीओबी बॉन्ड। यस मैम। ये पूछ सकता है। और उसके अलावा पूछ सकता है बीओएच बॉन्ड कितने हैं। बीओएच बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 है। ठीक है, वो ये भी पूछ सकता है कि बीबी बॉन्ड कितने हैं, वो तो 0 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जनरली पी ब्लॉक से पूछे जाते हैं। हालांकि अभी तक नीट में ऐसा पूछा नहीं गया, बट फिर भी तुम्हें ये पता होना चाहिए। कुछ नहीं पता पूछ लो तुम, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, कर लोगे इतना बस। इसके बाद तुम्हें क्या ध्यान रखना है, एक तो स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, हाइब्रिडाइजेशन और बीओबी बीओएच बॉन्ड, वो तो तुम्हें स्ट्रक्चर बनाकर मालूम पड़ जाएगा। उसके अलावा तुम्हें ये याद रखना है जो बेसिकली बोरैक्स है, ध्यान से देखो Na2B4O7, जब उसको पानी में डिसोल्व किया ना, तो वो कह रहे हैं कि एल्कलाइन सॉल्यूशन मिल रहा है। एल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन मतलब pH ग्रेटर देन 7, यही मतलब हुआ। तो अब मैम कैसे मिलेगा इसको मैं समझा देती हूँ। अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो ना, बफर सॉल्यूशन थोड़ा सा याद हो, तो बेसिकली ये देखना एक बार, ये जो Na2B4O7 है, ये किससे मिलके बना है, ध्यान से देखो। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बना है इसका सोल्ट, ठीक है। तो अगर एक बार बताओ, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बना है, तो आपका सॉल्यूशन तो अल्कलाइन ही होगा ना। बिकॉज देखो ना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस आपको NaOH मिल रहा है और एक आपको एसिड मिल रहा है। एसिड क्या है, मैंने कहा था याद रखना, ऑर्थोबोरिक एसिड होता है। आपको बैलेंसिंग नहीं ध्यान रखनी है। H3BO3 आपका वीक एसिड होता है, देख रहे हो। तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है, वीक एसिड मिल रहा है, तो आपका सॉल्यूशन कैसा होने वाला है, अल्कलाइन होने वाला है, बेसिक होने वाला है, pH ग्रेटर देन 7। ये एक याद रखोगे बात, ठीक है। चलो, उसके अलावा क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो तुम बोरैक्स को हीट करोगे तो क्या होगा, एक बार बताओ। अगर किसी चीज में पानी है, तुम इसको हीट करोगे तो पानी उड़ेगा। तो अगर तुमने बोरैक्स को हीट किया तो ये बन गया Na2B4O7। और फर्दर हीट करोगे तो तुम ध्यान से देखो, तुम्हें 2 चीजें मिल रही हैं। कौन कौन से, एक तो मिल रहा है सोडियम मेटाबोरेट, हमें याद रखना है। यस, NaBO2 क्या होता है हमारा, सोडियम मेटाबोरेट हम बोलते हैं। B2O3 को हम क्या बोलते हैं, बोरिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। और इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, बोरेक्स बीड बोलते हैं। क्या तुमने किया है क्या बोरेक्स बीड टेस्ट, है क्या तुम्हारा प्रैक्टिकल में? नो मैम। नहीं किया, अच्छा, फिर चांसेस कम है क्या है। चलो कोई बात नहीं। तो बोरेक्स बीड टेस्ट जो है, बोरेक्स बीड बोलते हैं इन दोनों के मिक्सचर को। ये देखो क्या बोला है, ऑन फर्दर, इधर देखो, ऑन हीटिंग बोरेक्स फर्स्ट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड स्वेल अप। उसको फर्दर हीट करोगे तो इट टर्न्स इनटू अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड, जो ठंडा होने के बाद सोलिडिफाई हो जाएगा और ग्लास लाइक मटेरियल बन जाएगा, जिसको आप बोरेक्स बीड बोल रहे हो। बीड वही होता है जैसे मोती की तरह, ठीक है। तो बेसिकली इनके मिक्सचर को ही आप बोरेक्स बीड बोल रहे हो, सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड को, ठीक है। अब ये काम क्यों आते हैं बेटा, एक टेस्ट होता है बोरेक्स बीड टेस्ट, ध्यान से सुनो। बोरेक्स बीड टेस्ट होता है, ये बेसिकली जो टेस्ट किया जाता है ना, वो किस लिए किया जाता है, यूज टू आइडेंटिफाई ट्रांजिशन मेटल। मान लो मैंने तुम्हें कोई ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड दिया है, ठीक है, क्लास में, लैब में, और मैं तुमसे पूछ रही हूँ बेटा मुझे ना पता करके दिखाओ कि कौन सा ट्रांजिशन मेटल है, तो यू कैन ऑल्सो क्या बोलते हैं, डू बोरेक्स बीड टेस्ट। तो इसके लिए करना क्या होता है, वैसे तो इसका काफी लंबा प्रोसीजर होता है, एनसीईआरटी में जितना दे रखा उतना देख लेते हैं।
तो बेसिकली जो बोरैक्स है तुम्हारा, अगर तुम उसको हीट करोगे इन अ बंसन बर्न, जो फ्लेम में, विद कोबाल्ट ऑक्साइड, अब इन्होंने बोल दिया कि भाई जो ऑक्साइड ले रहे हो वो कोबाल्ट का है, बट अगर मान लो तुम्हें पता करना लैब में, तुम्हें नहीं मालूम है कि क्या कौन सा ऑक्साइड है, तो अगर कोबाल्ट ऑक्साइड आप लेते हो इन अ लूप ऑफ प्लेटिनम वायर को लेकर, ठीक है, उसके साथ लेते हो, तो तुम्हें एक ब्लू कलर्ड का मेटाबोरेट मिलता है कोबाल्ट का। तो जो जो कलर आता है ना ये करने में, एक्सपेरिमेंट में, उससे आप पता लगाते हो कि ब्लू कलर है तो कोबाल्ट का जो है बोरेट होगा। ठीक है, यही क्या है, बोरेक्स बीट टेस्ट है। तो ब्लू कलर क्या इंडिकेट करता है कि कोबाल्ट प्रेजेंट होगा तुम्हारे सैंपल में। तो आपको कलर याद रखने हैं कि कोबाल्ट का जो बोरेट होगा उसका क्या कलर आएगा, ब्लू कलर आएगा। ठीक है, कॉपर का बोरेट होगा उसका भी ब्लू कलर आता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो फिर वो एक ही देगा, या तो कोबाल्ट वाला पूछेगा या कॉपर वाला। एक तुम क्रोमियम का भी याद रख लो, क्रोमियम का जो बोरेट होता है उसका ग्रीन कलर आता है, क्रोमियम ग्रीन, उसको ऐसे याद रखना। ठीक है, तो बोरैक्स बीट टेस्ट किसके लिए होता है, टू आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन मेटल। बस इतना ही ध्यान रखना है तुम्हें, रख लोगे? Yes, ma'am. मुश्किल तो नहीं लग रहा Yes. ना? ठीक है, उसके अलावा थोड़ी सी चीजें और पढ़ लेते हैं। एक हमने बोरैक्स के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ना है तुम्हें बोरैक्स के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, उसके जो क्वेश्चन बनाए हैं वो, और उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस कर वाटर में डिसोल्व करोगे तो अल्कलाइन सॉल्यूशन मिलेगा, गर्म करते जाओगे पानी उड़ जाएगा और ठंडा होके सॉलिडिफाई हो जाएगा ग्लास लाइक मटेरियल में, जिसको बोरैक्स बीट बोल रहे हो। और बोरैक्स बीट टेस्ट क्या होता है, टू आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन मेटल। ये कलर आपको ध्यान रखने हैं। उसके अलावा एक और कंपाउंड है बोरोन का, बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड बोल दो इसको, या बोरिक एसिड, H3BU3। ये कैसा है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ऐसा सोपी टच सा है। ये तुम्हें याद नहीं रखना, तुमसे नहीं पूछेगा, मेन तुम्हें ये लाइन याद, मतलब ये इक्वेशन याद रखनी है कि बोरिक एसिड को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेटा अगर तुम बोरैक्स ले रहे हो और उसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हो एसिडिक मीडियम में, बैलेंसिंग नहीं याद रखनी है तुम्हें, तो तुम खुद देखो, Na भैया जी तो कंबाइन हो जाएंगे HCl के साथ, तो NaCl बना लेंगे, और जो ये B4S7 है वो क्या कर लेगा, इनके साथ क्या बना लेगा, वाटर के साथ बोरिक एसिड बना लेगा, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है जी, कि प्रिपरेशन क्या होगी ऑर्थोबोरिक एसिड की। है देखो रटने वाला है थोड़ा चैप्टर, क्या कर सकते हैं, बस हाईलाइट कर लो कि ये पढ़ना है, ताकि जब आगे तुम रिवाइज करो तो बस इन पॉइंट्स को रिवाइज करके चले जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहे हैं ये नहीं करना है तुम्हें, ये देखो क्या बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इट हैज अ लेयर स्ट्रक्चर। ध्यान से देखो, ये केमिकल बॉन्डिंग में भी हम पढ़ते हैं, इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। इट हैज अ लेयर स्ट्रक्चर इन विच प्लेनर BO3 यूनिट, जो प्लेनर देखो इधर जो यूनिट्स हैं, इधर ध्यान से देखो, वो ज्वाइंट है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ध्यान से देखो, अगर मैं बना के दिखाऊं तुम्हें, ये देखो, ये आगे ये देखो आगे जाएगा, ये किसी और से कंबाइन, ये किसी और से, ये आगे इस तरीके से बनता जाएगा, देख रहे हो? तो किस तरह की बॉन्डिंग है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन कौन सी मेरा बेटा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, पढ़ते हैं ना ये हम उसमें केमिकल बॉन्डिंग में ही जो अपन पढ़ते हैं इंटर और इंट्रा, तो आती है ना उसमें। तो वो अब तुम नहीं बोल सकते, अगर मान लो उसने बोल दिया कि जो आपका बोरिक एसिड है उसमें किस कौन से टाइप की बॉन्डिंग होती है, क्या होता है, अब तुम नहीं बोल सकते हो मैम ये तो डिलीट था, ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो इनकी यूनिट्स में क्या होती है, आपस में जो लिंक होती है थ्रू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मतलब क्या होता है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि इंट्रा क्या होती है, विद इन द मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी में हाईलाइट करते जाओ। उसके अलावा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर उन्होंने देना हुआ क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है यहीं से देंगे। वो कह रहे हैं, एक बहुत प्यारा पॉइंट बोल रहा है कि बोरिक एसिड पहली बात तो बेटा वीक एसिड होता है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है वीक मोनोबेसिक एसिड। अब वो तुमसे पूछेगा क्यों होता है,
मैं अभी बताती हूँ क्यों होता है। तो पहला पॉइंट तो ये आपको ध्यान रखना है कि बोरिक एसिड वीक मोनोबेसिक एसिड होता है। मोनोबेसिक मतलब समझ के ना, जो एक ही H+ रिलीज कर सकता है। अब क्योंकि ये वीक मोनोबेसिक है, इट मीन्स ये H+ रिलीज नहीं करेगा, यही मतलब हुआ। ठीक है, फिर वो कह रहे इट इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, प्रोटोनिक एसिड भी नहीं है, प्रोटोन नहीं निकालेगा, बट एक्ट एज ए लुइस एसिड। भाई साहब ये H+ निकालेगा नहीं, लेकिन इसको जरूरत होगी, लुइस एसिड है। मैम कहना क्या चाह रही हूँ, ये देखो ध्यान से देखो, ये आपका बोरिक एसिड है ना H3BO3, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब ध्यान से देखो, अगर ये H+ आसानी से निकाल, अब देख रहे हो बोरोन के साथ तो पहली बात है कोई H+ डायरेक्ट जुड़ा ही नहीं है, दैट इज वाई इट इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड। क्लियर है आप लोगों को? अब ये वीक मोनोबेसिक भी है, मतलब ये इजिली जो ऑक्सीजन के साथ H जुड़े हुए हैं वो भी यहाँ से H+ आसानी से नहीं निकाल पाएगा। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है मेरा बेटा, लुइस एसिड की तरह बिहेव करेगा, हाँ या ना? तो ये क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन कर देगा। वो कहेगा ऑक्सीजन को, आ भाई तू मेरे वैकेंट ऑर्बिटल में कुछ दे। तो बेसिकली ध्यान से देखना क्या यही रिएक्शन होगी, ये देखो, बोलो। Yes, ma'am. हो गई बात। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज हो गया। ऑर्गेनिक में अपन ने बड़े बखूबी सीखा है कि अगर स्पीसीज पे चार्ज आ गया तो अपना चार्ज खत्म करेगा। तो अब ये क्या करेगा, H+ रिलीज करेगा, समझे? दैट इज वाई दिस इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। तो वो पहले नहीं कर रहा H+ रिलीज, ठीक है, वो पहले एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन वाटर से, देन जो है वो H+ जो है रिलीज कर रहा है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैंने एक पॉइंट बता दिया आपको जो ध्यान रखना है। पहला, वीक मोनोबेसिक एसिड है, नहीं दे रहा है अपने आप से H+, नहीं दे रहा है ना अपने आप से H+, पहले एक्सेप्ट करेगा फिर निकालेगा। प्रोटोनिक एसिड नहीं है क्योंकि डायरेक्ट उससे H अटैच है ही नहीं, तो H+ वो नहीं दे रहा है। तो ध्यान रखना प्रोटोनिक एसिड नहीं है ये, ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि अगर तुम बोरिक एसिड को गर्म करते हो तो HbO2 में चेंज हो जाएगा, मेटाबोरिक में, और अगर तुम फर्दर इसको गर्म करते हो तो बोरिक ऑक्साइड में B2O3 में चेंज हो जाएगा। ये तुम्हें नहीं करना, ठीक है, एक बार रीड कर लेना, लेकिन करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, छोड़ देना उसको। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये देखो, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तो तभी मैंने तुम लोगों को कराया है, क्योंकि ये ना, ये असर्शन रीजन बन के आएगा। असर्शन में लिखा मिलेगा तुम्हें बोरिक एसिड कंसिडर्ड एज ए वीक एसिड, या लिखा मिलेगा बोरिक एसिड इज अ वीक मोनो बेसिक एसिड, है ना? और रीजन में तुम्हें क्या मिलेगा, ये मिलेगा जो लिखा हुआ है, बोरिक एसिड is not able to release H+ ion on its own. It receive OH negative ions from water molecule to complete its octet and in turn release H+ ion. ठीक है, तो ये that is why this point is very very important. कर लोगे सारे बच्चे? Yes, ma'am. ये बेटा मुश्किल नहीं है, अपने को नंबर लेने हैं इस चैप्टर में, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन कर दो भाई, चलो आओ, ये नीट 2022 में आया था। शाबाश, बहुत बढ़िया। शाबाश, आंसर बताओ चैट बॉक्स में दे दो, ठीक है। 1 है, ए का 4th आएगा, करनाइट कौन सा अपना, ये सेकंड वाला, ऑर्थोबोरिक थर्ड वाला, और बोरेक्स बीड अपना ये मेटाबोरोटर बोरिक ऑक्साइड यानी कि फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं हम डाइबोरेन के स्ट्रक्चर पे। एक तो मैंने तुम्हें सिखाया था, याद करो, Al2Cl6 का, एक तो वो तुम्हें मुंह जुबानी याद होना चाहिए, और हाँ ये भी याद होना चाहिए कि जो Al2Cl6 में एल्यूमिनियम है ना, वो क्या है, उसका हाइब्रिडाइजेशन मालूम होना चाहिए, ठीक है, sp3 है, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर स्ट्रक्चर पता है तो कर लोगे।
एक आता है इसका B2H6 का, क्योंकि बेटा BH3 तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो भाई साहब स्टेबिलिटी के लिए वो B2H6 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, चलो अब पहले देख लेते हैं B2H6 बनता कैसे है, फिर मैं आगे की बातें करूंगी। थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है ये। अभी तो चांसेस कम है इसके आने के, क्योंकि नीट वालों ने नहीं, मतलब NTA ने नहीं दिया सिलेबस में, बट यस B2H6 पढ़ाया जाता है आप लोगों को। देखो B2H6 को कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, 2 बोरोन है, मैंने बना दिए। हाइड्रोजन है 6, तो मैंने बना दिए 6। ठीक है, अब हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। बोरोन के पास कितने हैं, 3 है ना। ठीक बनाया ना, देखो ठीक है मेरा बेटा। चलो, अब आप सबको पता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना, तो ये इसके साथ कर लेगा शेयरिंग, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये तो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी। और आप इनको 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोल सकते हो, है ना। 2 ये है H और B सेंटर, और 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। देखो ये भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और ये टर्मिनल बॉन्ड्स है। तो अगर मैं पूछूं B2H6 में टर्मिनल कितने हैं BH बॉन्ड, तो आप बोलोगे 4। क्लियर है इतना। चलो अब यहाँ पे आओ, ध्यान से देखने की कोशिश करो, अब हो क्या रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो बोरोन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मैं इसको ऐसे दिखा दूं, ध्यान से देखना। यानी कि जो बोरोन के पास ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और एक ये बेचारी खाली है ना। और यहाँ पे मैं ऐसे दिखा दूं, एक में इलेक्ट्रॉन है और एक खाली है ना। ऐसे ही दिखा सकती हूँ मैं, क्योंकि बोरोन के पास ये होता है ना मेरा बेटा 2s2 2p1, ऐसा। तो एक खाली है, मैंने खाली को इस तरीके से दिखाया, ठीक है। क्योंकि देखो ना, 2 तो हाइड्रोजन के साथ बन गए होंगे, और एक पी में मैंने इस तरीके से दिखा दिया इलेक्ट्रॉन है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। अब होगा क्या, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के 1s में इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा होगा। तो अब क्या होता है, यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है। किस तरीके से होती है, थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड। ये जो खाली और बाइटल है ना, ये ओवरलैपिंग कर लेती है बेसिकली इस तरीके से, ऐसा दिख रहा है, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी ऐसा होता है, देखो दिख रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या, ध्यान से देखो, जो ये बोरोन की ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वो उसके साथ कर लेता है, वो कहता है मैं खाली हूं, तो ये कहता है आजा भाई तीनों ही शेयर कर लेते हैं। समझ रहे हो, तो इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आप नोटिस कर पा रहे हो, ये किस तरीके का बॉन्ड है, इसको हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं मेरा बेटा, बनाना बॉन्ड, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं, देखो ऐसे दिख रहा है सबको। और यहाँ पे देखो क्या है, हाइड्रोजन ही है, 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो। अब यहाँ पे 3 तो सेंटर है, देखो 3 सेंटर है यहाँ पे BHB, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ही हैं बस। तभी इनको क्या बोला जाता है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोला जाता है। ये आपके बनाना बॉन्ड होते हैं, ठीक है। बनाना बॉन्ड इसको बोलते हैं, B2H6 में बनाना बॉन्ड होते हैं, और ये ब्रिजिंग बॉन्ड होते हैं। तो हमारे पास ब्रिजिंग बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, BHB यूनिट्स 2 हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि खाली और बाइटल भी क्या कर जाती है, ओवरलैप कर जाती है हाइड्रोजन में जो 1s में इलेक्ट्रॉन है। तो ठीक है, देखो लेने वाले इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है, लेकिन उसको शेयर कौन कर रहे हैं, तीनों कर रहे हैं। और इसीलिए B2H6 भी तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, कमी है ना इलेक्ट्रॉन की, है ना। है तो लेने 3 बंदे और है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यस, ये आपका B2H6 का स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है, बन गया। Yes, ma'am.
चलो, अब मैम इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? पहली तो टर्मिनल बॉन्ड कितने हैं भाई, 4 हैं, या वो तुम्हें बोल देगा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, 4 हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, कर लोगे। और उसके अलावा वो तुम्हें क्या बोलेगा कि जो ब्रिजिंग बॉन्ड्स हैं, ये देखो ये रे ब्रिजिंग बॉन्ड्स, उनका जो, अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, आपको बॉन्ड लेंथ रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ ये देखो लंबे होते हैं ब्रिजिंग बॉन्ड, 134 पिकोमीटर उनकी लेंथ है। और जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले, उनका 119 पिकोमीटर है। यानी कि तुम बोलोगे यहाँ पे कि जो ब्रिजिंग बॉन्ड्स होते हैं वो क्या है इसमें, ब्रिजिंग बॉन्ड्स आर लोंगर देन टर्मिनल बॉन्ड्स। ठीक है, ठीक है। और जो ये 4 टर्मिनल हाइड्रोजन और जो ये 2 बोरोन है, ये सेम प्लेन में है, लेकिन ये देखो हाइड्रोजन एक ऊपर अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। क्लियर है? बोन एंगल भी ध्यान से देखो, ब्रिजिंग वाले में बोन एंगल डिफरेंट है, और इसमें आपसे ये नहीं पूछेगा किसका कितना है, बस ये ध्यान रखना किसका ज्यादा है और किसका कम है, दैट्स इट, और आपको ध्यान नहीं रखना। ठीक है, तो ब्रिजिंग वाले का अगर देखोगे तो 97 है, कम है, और इसका देखो यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी ये बोलती है कि भाई साहब 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम एंड द 2 बोरोन एटम सेम प्लेन में लाई करते हैं। अबाव एंड बिलो दिस प्लेन 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, आपको दिख ही गए होंगे। 4 टर्मिनल BH bonds आर रेगुलर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जो आपके नॉर्मल शेयरिंग से बने हैं, while the 2 bridge BHB bonds are different and can be described in the form of 3 centered 2 electron bond shown in the figure। वो इन्होंने बना के छोड़ दी फिगर, कैसे बना, ऐसे बना, देखो आया थोड़ा समझ में, मतलब थोड़ा नहीं पूरा आना चाहिए। हो Yes, गया ma'am. Yes, ma'am. क्या? ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन लो फटाफट से, नहीं आने के चांसेस हैं यहाँ से। बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, डाइबोरेन हमने पढ़ लिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिर्फ उसकी प्रिपरेशन रिएक्शन बता रही हूँ। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से तरीके हैं उसको बनाने के और उसकी रिएक्शन। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये है मेरा बेटा, अगर आप लुइस एसिड ले लेते हो और आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हो, इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबको पता है रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ से H नेगेटिव आता है, तो पक्का कोई ना कोई रिएक्शन हो रही होगी, लुइस एसिड है। तो होगा क्या, इधर देखो जो लिथियम है वो फ्लोरीन के साथ भाई झमाझम दोस्ती करेगा, और एल्यूमिनियम भी झमाझम फ्लोरीन के साथ दोस्ती करेगा। बाकी कौन बच गए, बोरोन बच गए और हाइड्रोजन बच गए, वो क्या बना लेंगे, B2H6 बना लेंगे। आपको बैलेंसिंग नहीं करनी है, मतलब आपसे बैलेंसिंग कोई नहीं पूछेगा, बस सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे बन रहा है, दैट्स इट। ठीक है, उसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तुमने ले लिया तो इसका भाई कहाँ पीछे रहेगा, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड भी आपको पता ही, अपन ने बहुत ऑर्गेनिक में इसके बारे में पढ़ा है, राइट। तो जब आप इसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ कराते हो तो देखो ना Na और I की जोड़ी बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और आपको यहाँ पे डाइबोरेन मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाना हो तो BF3 और सोडियम हाइड्राइड की रिएक्शन कराओ, इसमें NaF की जोड़ी बाहर निकल के बन जानी है, मतलब साइड हो जानी है, और B2H6 आपको मिल जाना है। ये जो 3 रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताई है, कौन कौन सी याद भी कर लो, हो जाएगी, वरना छोड़ देना, इट्स ओके। BF3 के लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराओ, एल्यूमिनियम फ्लोरीन के साथ जोड़ी बना के AlF3 बना लेगा और LiF बना लेगा, और B2H6 आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर तुमने लेबोरेटरी मेथड बनाना है तो भाई साहब सोडियम बोरोहाइड्राइड को आयोडीन के साथ लो तो बना सकते हो। अगर इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाना है तो यू कैन यूज सोडियम हाइड्राइड, नॉट सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड जो कि काफी अच्छा बेस है। ठीक है, उसके अलावा डाइबोरेन उन्होंने कहा है कि कलरलेस है, हाईली टॉक्सिक गैस है, हाईली फ्लेमेबल गैस है, राइट। ये रिएक्शन तुम्हें याद करनी, ये इंपॉर्टेंट है कि जब तुम भाई साहब उसको
एयर में छोड़ दोगे तो भाई साहब भयंकर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। देखो डेल्टा एच नेगेटिव में आ रहा है, देख रहे हो, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। तो जब तुम B2H6 की रिएक्शन कराओगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो तुम्हें क्या मिलेगा, बोरिक ऑक्साइड और वाटर मिलेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन आती है, एक तो O2 वाली आती है, एक पानी वाली आती है। पानी वाली मैं आपको अगले उसमें स्लाइड में कराऊंगी, ठीक है, ये याद करनी है आपको। उसके अलावा हाँ, ये रही पानी वाली यहीं पे, ये रही। अगर तुम पानी के साथ कराओगे तो तुम्हें देखो क्या मिल रहा है, बोरिक एसिड और H2 गैस आपको मिल रही है, देख रहे हो। तो ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो 2 रिएक्शन करने, कौन सी, बेशक ऊपर वाली 3 छोड़ दो, बट ये ध्यान रखना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करा रहे हो तो B2O3 और पानी मिल रहा है। और अगर तुम पानी के साथ करा रहे हो, बैलेंसिंग मत करोगे तो चलेगा, तुम्हें मिलेगा बोरिक एसिड और हाइड्रोजन गैस, दैट्स इट, ठीक है। उसके अलावा जो डाइबोरेन की रिएक्शंस होती है ना, डाइबोरेन की क्लीवेज भी होती है। क्लीवेज इन द सेंस, जैसे तुम्हारा डाइबोरेन ये है, अगर मान लो तुम इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ, इसके साथ कराते हो ट्राइमिथाइलअमीन के साथ, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल क्लीवेज होती है। सिमेट्रिकल मतलब BH3 की 2 यूनिट है ना, B2H6 किससे मिलके बना है, BH3 तो यहाँ पे क्या हो जाता है, क्लीवेज हो जाती है। देखो एक BH3 के साथ एक NMe3 लग जाता है, दूसरे BH3 के साथ दूसरा NMe3 लग जाता है, देखो ये बन जाता है, देख रहे हो, BH3.NM3, देख रहे होगे, क्योंकि BH3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो एडक्टी तो बना रहा है, ये ध्यान से देखो, एडक्टी तो बना रहा है। और अगर मान लो तुम CO ले लो, CO में भी क्या है, कार्बन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे भी क्या होगा, एडक्ट बनेगा। तो ये भी आप लोगों को रीड कर लेना है। कौन सी क्लीवेज हो रही है यहाँ पे, सिमेट्रिकल क्लीवेज। हाईलाइट करो इन सबको, फिर मैं आगे चलूंगी। कर लिया, चलो। उसके बाद है एक और रिएक्शन है बोरेन की, डाइबोरेन की। अब वो कह रहे हैं कि अगर तुम रिएक्शन कराते हो अमोनिया के साथ, ध्यान से सुनना, अमोनिया अलग है और ट्राइमिथाइलअमीन अलग है। ट्राइमिथाइलअमीन के साथ कराओगे तो सिमेट्रिकल क्लीवेज हो रही है, लाइक BH3 की 2 यूनिट के साथ बना रहा है वो एडप्ट। अगर तुम अमोनिया लेते हो ना, तो वो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज कराता है। मैम ये क्या चक्कर है, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज कैसे मैम, इस तरीके से, देख रहे हो, BH4 नेगेटिव अलग निकल जाएगा और BH2 के साथ जुड़ जाएगा NH3, देख रहे हो, ऐसा। और आप इसको अगर हीट करोगे तो तुम्हें मिलेगा B3N3H6, ये क्या है, बोराजीन। और ये इसको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। बेंजीन क्या होता है बेटा, C6H6 हो गया ना, इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। और 12 हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं। बनता कैसे है, स्ट्रक्चर है क्या जगह यहाँ पे, मैं एक बार स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ तुम लोगों को, देखो ध्यान से। बेंजीन तो सबको मालूम है, C6H6, ये ऐसे बनता है, ध्यान से देखना। HH दे दो, 6H है ना, देखो दे दिए, ध्यान से देखो। अब नाइट्रोजन के पास देखो लोन पेयर है सब में, ध्यान से देखेंगे मेरा बेटा। बोरोन के पास वेकेंट प्योर बाइटल है, तो ये देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, देखो, एक सेकेंड, देख रहे हो, बेंजीन की तरह दिख रहा है तुम्हें, डबल अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, दैट इज वाई सिमिलर टू बेंजीन है, इसलिए इसका नाम है इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्लियर है, B3N3H6, देखो। यस मैम। और बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे, sp2, इसकी भी क्या है sp2। Yes, ma'am.
क्योंकि पाई बॉन्ड को तो नहीं कंसिडर करते हो ना आप, सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करते हो, तो दोनों की क्या हो जाएगी sp2। तो इतना आपको करना था इसमें बस। आई गेस खत्म हो चुका है, हाँ खत्म ही हो चुका है। ठीक है, तो एक बार फटाफट से आ जाओ, मैंने क्या करवाया, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चंस पूछती हूँ। तो बेसिकली पूरे ग्रुप 13 में सुन लो, तुम्हें क्या याद करना है। अगर तुम्हें लिखना है कहीं एनसीईआरटी के पीछे तो लिख लो, वरना इट्स ओके अगर हाईलाइट कर लिया। देखो तुम्हें सबसे पहले देखो टेबल तो ना ध्यान रखना, तुम 15 to 18 भी प्रिपेयर करोगे या किसी ने किया भी होगा इन कुछ दिनों में, तो 15 to 18 में जितना मैंने बताया हुआ, जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपको सारे करने हैं, मोर देन सफिशिएंट है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। टेबल तो तुम्हें जितनी भी एनसीईआरटी में है ना रट्ट डालनी है, जितनी मैंने तुम्हें बताई है। ग्रुप 13 में अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये मालूम होना चाहिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट ये मालूम होना चाहिए उसके अलावा। ठीक है, Al2 एल्यूमिनियम क्लोराइड की जब हाइड्रोलिसिस कराओगे एसिडिक मीडियम में तो क्या बनेगा। बोरोन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, उसका ऑक्टेट कंप्लीट बेसिकली नहीं होता है, वो हाइड्रोलिसिस तो करता है बट मैक्सिमम 4 तक बनाता है। ठीक है, उसके अलावा Al2Cl6 डाइमर बनाता है, B2H6 का स्ट्रक्चर, Al2Cl6 का स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा इसका बोरेक्स का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। बोरेक्स को गर्म करोगे तो क्या मिलेगा, सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक ऑक्साइड, जिसके मिक्सचर को बोरेक्स बीट बोल रहे हो, जो कि यूज करते हैं हम टू आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन मेटल, बोरेक्स बीट टेस्ट बोलते हैं उसको। और ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, अगर मान लो उसने पूछा बताओ इनमें से कौन सा टेस्ट हम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन मेटल, तो उसमें अलग अलग टेस्ट दे रखे होंगे, तो बोरेक्स बीट टेस्ट उसका आंसर होगा। उसके अलावा बोरिक एसिड कैसे प्रिपेयर होता है याद हो जाए तो ठीक है, वरना छोड़ देना। मेन बस आप याद रखना कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके बीच में, अलग अलग यूनिट्स के बीच में, और वीक मोनोबेसिक एसिड होता है, प्रोटोनिक एसिड नहीं होता है। पहले वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फिर उसके बाद ही H+ रिलीज करता है। B2H6 का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, B2H6 की पानी के साथ रिएक्शन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मालूम होना चाहिए, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, बोराजीन का स्ट्रक्चर, ये सब मालूम होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो उसके बाद आते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये टेंडेंसी ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा कि मैम ये तो पी ब्लॉक का क्वेश्चन नहीं है, पी ब्लॉक का है। और अगर मान लो, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं उसने मेंशन किया है एनटीए ने, बट ये तुम ध्यान से देखो, केमिकल बॉन्डिंग में अपन जो बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वहीं पे ही पढ़ते हैं। क्या होता है यहाँ पे, इधर देखो, आपको ये देखना है, आप सब में देखो कि जो BF सब में, बोरोन तो बेचारा भूखा ही है, दिख रहा है सबको, सब में भूखा है वो, सब में भूखा है, बेचारे के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। आपको ये देखना सबसे ज्यादा भूखा किसमें है, वो किसमें भूखा है वो सबसे, BBr3। यस BBr3 में, क्योंकि फ्लोरीन के पास 2p में इलेक्ट्रॉन है, 2p वाली ऑर्बिटल में, और इसके पास 2p है, तो इसके पास 2p है, तो 2p में क्या होता है, ओवरलैपिंग अच्छी होती है, तो बैक बॉन्डिंग इसमें जबरदस्त हो रही है, देख रहे हो। यस मैम। और अगर बैक बॉन्डिंग अच्छी हो रही है तो ये उसकी भूख को शांत कर रहा है फ्लोरीन, जबकि यहाँ पे देखो ये 3p है 2p है, नहीं इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, ये तो बेचारा 4p 2p है, तो ये बोरोन तो भूखा ही रह जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो BF3 जो लुइस एसिड है तो सही, लेकिन कम लुइस एसिड है। लुइस एसिड वो ज्यादा अच्छा होगा जिसको भूख होगी इलेक्ट्रॉन की, तो सबसे ज्यादा भूख किसको है, BBr3 को है, तो ये स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड है। अगर Bi3 होता तो वो सबसे पहले आ जाता फिर। ठीक है, तो BBr3 सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर BCl3 है, और लास्ट में BF3 है। ठीक है, ये आपका केमिकल बॉन्डिंग में भी सवाल बनता है काफी अच्छा। ठीक है, तो बेसिकली बैक बॉन्डिंग होने की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाती है, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखना, ये नीट के ही सवाल है, ये नीट 2016 में आया था, करो। बोरिक एसिड एक एसिड है बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल।
मुस्कान कहाँ गई दोनों मुस्कान? अच्छा एक मुस्कान ने तो किया हुआ है। बताओ भाई, अभी तो चिल्ला चिल्ला के बताया मैंने ये कॉन्सेप्ट। Third option. बोरिक एसिड आपका क्या होता है? वीक एसिड होता है बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल एक्सेप्ट OH नेगेटिव फ्रॉम वाटर देन रिलीज प्रोटॉन। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये करो बेटा, दोनों कर लो फटाफट, ये नीट के ही है क्वेश्चन, दोनों लगा लो दोनों। क्या लग रहा है पहले का? Second option. Second option. डाइबुरेन में बताना है भाई। First option. First option. 4 बॉन्ड बना के बैठा है वो, sp3 होगा बेटा। सेकंड में कौन सा करेक्ट नहीं है? C option. सेकंड सी ना। देखो, इट हैज अ लेयर स्ट्रक्चर इन विच द यूनिट्स आर ज्वाइंड बाय, ये तो बिल्कुल ठीक है। इट डज नॉट एक्ट एज अ प्रोटॉन डोनर बट एक्ट एज लुईस एसिड बाय एक्सेप्टिंग हाइड्रोक्सी लाइन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। स्ट्रॉन्ग ट्राई बेसिक नहीं मैम, ये तो बेचारा मोनो बेसिक भी इतना कमजोर है, तो सी इसका जो है ठीक हो जाएगा, यानी कि गलत पूछा था। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइड एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, ये तो अभी हमने किया था। ठीक है, तो सी वाला इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा था, नोट करेक्ट पूछा था, तो एनसीईआरटी की लाइन से ही आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, ये था आपका बेटा ग्रुप 14, ओ सॉरी ग्रुप 13 था ये वाला। ठीक है, तो बहुत ही छोटा है, कुछ नहीं था इसके अंदर, गिने चुने 5-6 टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं। वो धीरे धीरे पढ़ाया मैंने, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तुम रिवाइज करोगे तो 20-25 मिनट में पूरा पी ब्लॉक मतलब ग्रुप 13 रिवाइज कर लोगे। हो गया। चलूं अब ग्रुप 15-14 पे थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें नेक्स्ट क्लास में क्या करना है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करा दूं स्टार्ट? क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ दिल्ली वाले बच्चों ने मेरे से शायद पढ़ा होगा पिछले साल, बाकियों ने हाथ भी नहीं लगाया होगा, है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो वही कर लेंगे अपन। ठीक है, चलो आ जाओ। ओके, ग्रुप 14 में क्या करना है अपने को? आज फटाफट। ग्रुप 14 तो बिल्कुल ही ज्यादा बड़ा है नहीं, छोटा सा ही है। देखो कुछ कुछ पढ़ा देती हूँ आपके पास। इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, एक फ्लेरियम भी होता है, फ्लेरोवियम, वो आपको याद नहीं करना, आप बस ये एलिमेंट्स याद रखो 5। काशी गए शिव पार्वती। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या ध्यान रखना, अंडरलाइन करते जाओ मेरा बेटा। कार्बन इज द 17th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन द अर्थ क्रस्ट। पहले नंबर पे कौन था? ऑक्सीजन, दूसरे पे सिलिकॉन, तीसरे पे एल्यूमिनियम, चौथे पे आपको ध्यान नहीं रखना 17th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, ये याद रखना कार्बन है। ठीक है जी, किस किस फॉर्म में मिलता है ये आपको नहीं याद रखना है। उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिवोटेड टू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। हाँ मैम, ये तो नई बात है नहीं, पूरी ऑर्गेनिक पढ़ डाली हमने तो। ठीक है, इट इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेचुरली अकरिंग कार्बन 2 स्टेबल आइसोटोप है, 12 और 13, आपको मालूम है। 14 वाला भी है लेकिन वो रेडियो एक्टिव है, उसका हाफ लाइफ जो है इतने साल होता है, 557-570 साल। ठीक है, और कहाँ कहाँ यूज होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग में होता है, नहीं याद रखना है मेरा बेटा। सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट, ये तो मैंने बता ही दिया था, है ना? और किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये भी तुम्हें याद नहीं रखना, क्योंकि सिलिका और सिलिकेट्स तुम्हारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं। अगर होते तो मैं ये लाइन जरूर बोलती, इसको मत अंडरलाइन करो, चलेगा। ठीक है, उसके अलावा ये आपको ध्यान रखना है, जो टिन होता है बेटा, टिन टिन पता है ना, काशी गए शिव पार्वती, टिन यानी कि SN, वो मिलता कैसे है? एज अ SN2 फॉर्म में मिलता है, SNO2 फॉर्म में, जिसको हम कैसिटराइट बोलते हैं। मैम ये याद करना है, यस याद करना है। जैसे मैंने तुम्हें करनाइट,
क्रायोलाइट है ना, बोरैक्स, ये याद कराए थे, वैसे ये भी करना है। ठीक है, SnO2 क्या है, कैसिटराइट है, और लेड क्या है, PbS की फॉर्म में मिलता है, क्या नाम है, गैलेना। मैंने याद करने हैं, हाँ बेटा देखो करने पड़ेंगे, क्या करे, चैप्टर ही उसने इतना डिलीट मार दिया। ये क्या है, कैसिटराइट, और ये क्या है, PbS गैलेना। मैं फिर बोल रही हूँ, ज्यादा मत करना पी ब्लॉक में, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं बाकी वो पूरा पी ब्लॉक ही करा रहे हैं बच्चों को, बट मैं सच में बोल रही हूँ नहीं करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैम हम तो करेंगे, आ गया तो, पहले आपको जो सिलेबस पढ़ा दिया वो तो करो अच्छे से। और बेटा क्योंकि जेई 2024 का जो पेपर था पिछले साल, ये नीट का भी जो पेपर था नहीं आया था डिलीटेड पोर्शन से, और इस बार भी जो जेई 2025 का पेपर हुआ है उसमें भी आपका जो गिवन पोर्शन है बाय एनटीए वही आया है। तो अगर, क्योंकि उसकी भी कंडक्टिंग बॉडी एनटीए, आपकी भी वही है, अगर वो भी नहीं दे रहा आउट ऑफ सिलेबस तो तुम्हारे भी नहीं देगा। तो इसीलिए कोई भी इन चक्करों में मत पड़ना, क्योंकि यूट्यूब पे बेटा जो भी वीडियोस आ रही है उसमें वो पूरा पूरा करा रहे हैं, नहीं करना अपने को पूरा, मैं जितना करा रही हूँ मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो कोई भी नहीं करेगा पूरा पूरा ये चैप्टर। 13-14 तो फिर भी छोटे हैं, 15 से 18 करने बैठे ना, 1 महीना निकाल दोगे। ये हो गया। उसके अलावा ये नहीं याद करना, छोड़ दो, गोली मारो। अल्ट्रा अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ये फिजिक्स में शायद तुम पढ़ते होगे थोड़ा। जो अल्ट्रा प्योर फॉर्म होती है जर्मेनियम और उसकी सिलिकॉन की, वो कहाँ यूज होती है, यूज टू मेक ट्रांजिस्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये क्वेश्चन जेई 2024 में आया था। ठीक है, तो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। इतना बहुत है। क्या करना है, गैलेना क्या होता है, कैसिटराइट क्या होता है, अल्ट्रा प्योर फोम जर्मेनियम और सिलिकॉन की किसमें यूज होती है, बस यही करना है। 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा कौन सा है, बस अभी तक यही करना है। क्लियर है मेरा बेटा, सोना नहीं है, देखो सोओगे तो मेरे को भी नींद आ जाएगी। चलो आ जाओ, एक बार ये टेबल निहार ले। टेबल में क्या क्या करना है, एटॉमिक नंबर पढ़ना है, मैम वो तो हमें आता ही है, तो ठीक है फिर छोड़ दो। एटॉमिक मास कोई जरूरत नहीं है करने की, एटॉमिक नंबर भी तुम्हें सिर्फ कार्बन और सिलिकॉन का मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैम करना है क्या, हाँ देखो वो नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। 2s2 2p2 हीलियम दिया हुआ है, फिर 3s2 3p2। इसमें देखो ये आ जाओ, इधर आओ इधर आओ, जर्मेनियम में डी में फिल हो चुके हैं, टिन में भी भाई साहब डी में हो चुके हैं फिल, और लेड में तो भाई साहब एफ में हो चुके हैं, यानी कि अब एफ में भर गए तो पक्का वो शील्डिंग वाले फैक्टर तो आएंगे रोल। ठीक है, तो यस यू शुड नो द कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या क्या पॉइंट है, सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस पे देखो, ध्यान से देखो। कोवेलेंट रेडियस क्या है, डाउन द ग्रुप बढ़नी चाहिए ना साइज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है क्या मैम, 77 से 118 मैम बढ़ रहा है, 122 मैम बढ़ रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ रहा। 122 से 40 बढ़ रहा है, 140 से 46 बढ़ रहा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा। कैन यू सी दैट दिस डिफरेंस, कैन यू ऑब्जर्व द डिफरेंस। क्वेश्चन पता क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि कार्बन से सिलिकॉन जाने में तो अच्छा खासा इंक्रीज आ रहा है एटॉमिक रेडियस का, बट व्हेन यू गो फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड ना, तो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं आ रहा। देखो ना 77 से 118 पहुंच गया, यहाँ पे 22, कितने का, 4 का ही डिफरेंस है। यहाँ पे देखो 20 का भी नहीं है पूरा, और यहाँ पे 6 का। तो ऐसा हो क्यों रहा है, ये तुमसे पूछेगा। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जब तुम सिलिकॉन से जर्मेनियम में जा रहे हो तो भाई साहब इसमें डी में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, और जैसे जैसे आगे जा रहे हो देखो 4f में, और हमें पता है इनका शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, डी और एफ का खराब होता है। तो जिसकी वजह से फोर्स ऑफ क्या होगा, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। हाँ इतना छोटा नहीं होगा कि 140 से कम हो जाए, साइज तो बढ़ ही रहा है, साइज तो इंक्रीज ही हो रहा है, लेकिन मैं रीजन दे रही हूँ किसका, कि इतना कम क्यों इंक्रीज हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, रीजन मैं इसका दे रही हूँ कि इतना कम क्यों इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आयनिक रेडियस तुम्हें नहीं करना। आयनाइजेशन एनर्जी देखो क्या होना चाहिए, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो देख लेते हैं, फर्स्ट की बात करेंगे, हटा दो ये 1086 वैल्यू नहीं याद करनी है, 786 कम हो रहा है, 761 कम हो रहा है, 708 कम हो रहा है, ये बढ़ गया, आगे एक्सेप्शन, बस ये काम का है अब तुम्हारा, ये काम का है। देख रहे हो, पहले किसका है, कार्बन की सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन की, फिर जर्मेनियम की, फिर लेड की आ जा रही है। देखो अब ये लेड भैया जी पहले क्यों आए हैं,
वही रीजन क्या है, फीलिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई आपका अट्रैक्शन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा है, ज्यादा जद्दोजहद लग रही है, एनर्जी लग रही है निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन, तभी लेड की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा है। ग्रुप 13 में कैसे याद कराई थी, डब्ल्यू से। चलो उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, कायदे से डाउन द ग्रुप घटना चाहिए। देखें घट रहा है क्या, 2.1.8। मैम ये तो सेम होगी, ये क्या लोचा है, यही तो है, इस बार दे सकता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। तो कार्बन की सबसे ज्यादा है, लेड की है देखो उससे ज्यादा, देखो क्यों ज्यादा है, समझ गए ना, वही एफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है। लेकिन देखो सिलिकॉन की, जर्मेनियम की और टिन की बराबर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो ये आपको याद होना चाहिए। कोई सपने में पूछे आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जेई का 2025 का पेपर हुआ था उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूछा ऑर्डर, उनको प्यार हो गया ग्रुप 13 14 से, इतने भर भर के क्वेश्चन दिया उन्होंने। अभी हालांकि वो नहीं आया है पूरा ऑफिशियल, उस पे नहीं आया, जैसे ऑफिशियल पे आ जाएगा तो अपने बोर्ड्स के एग्जाम देके हटोगे तो अपन वो कर लेंगे, ठीक है। बस इतना हो गया। उसके अलावा डेंसिटी करनी है क्या, एक बार चेक करने दो, डेंसिटी कम ज्यादा, ओके। डेंसिटी किसकी ज्यादा दी हुई है सबसे, नहीं डेंसिटी छोड़ दो, डेंसिटी आप लोगों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बेझिझक छोड़ दो। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं वो चीजें सिखाऊं जिसमें तुम कंफ्यूज हो जाओ, कोई फायदा नहीं है, चांसेस भी आने के कम है। और हर ग्रुप में डेंसिटी का ऑर्डर जो है अलग अलग इन्होंने कुछ ना कुछ दे रखा है, तो कोई जरूरत नहीं है इसको करने की, बस खत्म है, ठीक है। आगे चले, मेल्टिंग पॉइंट करना है क्या मैम, मेल्टिंग पॉइंट देखो करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा देखो कार्बन का है भाई साहब, आपको पता है ये बड़े नेटवर्किंग सॉलिड्स, डायमंड, ग्रेफाइट पढ़े है ना तुमने बकमिंस्टर, फुलरेन, तो Yes, ma'am. मेल्टिंग पॉइंट बड़ा ज्यादा है। सिलिकॉन के स्ट्रक्चर भी काफी जाइंट स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसके बाद सिलिकॉन का है, ठीक है। उसके बाद देखो कम हो रहा है, 1218, 505, लेड का फिर बढ़ गया। लेड का इसलिए बढ़ गया होगा भाई क्योंकि वही एफ में इलेक्ट्रॉन है। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना, ऑर्डर मत ध्यान रखना, बस ये याद रखना कि कार्बन सिलिकॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, बस इतना तुम्हें याद रखना है। तो इस टेबल में क्या क्या याद रखना है, रेडियस, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मेल्टिंग पॉइंट कार्बन और सिलिकॉन का सबसे ज्यादा होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना तुम्हें, ठीक है। अब फटाफट मेरे को ये पढ़ के कंफर्म करो कि मैम क्लियर है, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, जल्दी करो। असर्शन रीजन बन के आएगा तुम्हारे ये, असर्शन रीजन, और जब आएगा तो दोनों करेक्ट, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, कर लोगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, चलो ma'am. ये पढ़ो एक बार, हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये पढ़ो, कार्बन की सबसे ज्यादा, लेड की, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन की। इन्होंने बोला है सिलिकॉन टू लेड ऑलमोस्ट सेम है, बट लेड की थोड़ी सी ज्यादा होती है 1.9, ठीक है। चलो ये पढ़ लो। हाँ इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो कार्बन और सिलिकॉन है वो तुम्हारे नॉन मेटल है, ये हाँ पूछा जा सकता है। जर्मेनियम तुम्हारा मेटलॉइड है मेरा बेटा, और तुम्हारा जो टिन और लेड है, आपको पता है ये नीचे जाते वक्त मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा, ये मेटल्स होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 14 के ज्यादा होते हैं ग्रुप 13 से। बस बाकी कल करेंगे, बाकी नॉट पेयर इफेक्ट है वो मैं कल कराऊंगी, बहुत ही छोटा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें ना, ठीक है। चलो
कल कंप्लीट हो जाएगा ये, कल नहीं है ना अपनी क्लास है अब वो उसमें वेंसडे में है ना, तो 30 to 35 मिनट्स का और रह गया बेटा, वो कर लेंगे। और ट्राई करूंगी कि जो आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला पार्ट है वो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट कर दूं। ठीक है, कुछ और करना है तो बता दो, बता देना मेरे को, वरना इसको कंप्लीट करके फिर वही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं जो प्रैक्टिस शीट है ना वो आज ही शेयर कर देती हूँ, जो जितना मैंने टॉपिक करा दिया ना उससे तुम्हें जितने क्वेश्चन मिले तो वो करते रहना, है ना, स्टार्ट कर सकते हो करना। ठीक है बेटा। Yes, ma'am. इलेक्शन की छुट्टी अवंती में तो नहीं होगी ना, अवंती में तो नहीं होती है वैसे तुम्हारी स्कूल की आई गेस होगी,